हेलो स्टूडेंट, दिस इज त्यागी एंड हमारा लेक्चर नंबर 4 है विच इज़ बेसिक फिजिक्स, जिसमें हम बात करेंगे डायमेंशन एनालिसिस के एप्लीकेशंस की। इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं बेसिक फिजिक्स की, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, यानी डीए का आज हम एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये जो पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर हम बात करेंगे डायमेंशन एनालिसिस के एप्लीकेशंस की। पिछले 3 लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं यूनिट्स की, डायमेंशंस की, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, यानी कि आज हम बात करेंगे कि हम डायमेंशन एनालिसिस और यूनिट्स के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं। तो व्हाट इज द एप्लीकेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हम टॉपिक देख लेते हैं आज क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा डायमेंशन एनालिसिस, यानी पिछली वीडियो में जो आपको होमवर्क दिया होगा वो डिस्कस करूंगा मैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल और फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, जिसको हम पढ़ेंगे। दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन व्हिच इज टू फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ अ कांस्टेंट, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू का डायमेंशन कैसे निकालते हैं वो हम पढ़ रहे होंगे। एंड द थर्ड वन इज रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटीज, के क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन कैसे निकलता है। ये 3 एप्लीकेशन जो मेजर एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस के। एंड लास्ट में हम 2 क्वेश्चन देखेंगे व्हिच इज फ्रॉम दीस 3 टॉपिक्स, ठीक है। ये पार्ट देखने के बाद कल की क्लास, यानी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। द नेक्स्ट क्लास इज अबाउट द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में अब तक की इस पूरे चैप्टर में जितने भी टॉपिक डिस्कस हुए हैं उस पूरे के क्वेश्चन सोल्विंग प्रैक्टिस सेशन हम करेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेशन जो होगा इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आसान, सबसे हार्ड दोनों तरीके के क्वेश्चन हम करेंगे। डायमेंशन एनालिसिस, यूनिट डायमेंशन पूरे चैप्टर के, उसके बाद हम पढ़ेंगे एरर एनालिसिस। तो ये चैप्टर में अब सिर्फ 2-3 लेक्चर्स का काम है जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, एरर एनालिसिस पढ़ेंगे एंड देन प्रैक्टिस करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज की इस वीडियो का इंपॉर्टेंस है क्योंकि आज हम एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं डायमेंशन एनालिसिस का, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा और फिर हम कल पूरा प्रैक्टिस सेशन करेंगे जिसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो द टॉपिक इज डायमेंशन एनालिसिस। तो सबसे पहले एक रिकैप कर लेते हैं भाई। डायमेंशन मैंने बताया था, डायमेंशंस आर द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज। और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? एक ड्राइव्ड क्वांटिटी का एक फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ कैसा रिलेशन है ये दिखाता है डायमेंशन एनालिसिस। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसमें मास की फिजिकल क्वांटिटी मास है, एक्सेलरेशन इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी, जिसको हम फंडामेंटल में चेंज करने के लिए इसका फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज v बाई टी। और उसके बाद हमें पता है कि t बाहर आ जाएगा क्योंकि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, दैट इज टाइम। बट वेलोसिटी अगेन दिस इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी, तो हम इसे और फंडामेंटल में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज distance displacement upon time. This displacement is a fundamental quantity, so mass upon time into displacement is length upon time. So the formula for this is mlt minus 2. This is the dimensional formula of force. इस तरीके से हम डायमेंशन निकालते हैं। आई होप आपने पिछले वीडियो के सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ वो आज हम कराएंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन चेक कर लेंगे आप कि क्या हमने सही किया है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशन एनालिसिस ऑफ इंपल्स। अब इंपल्स होता क्या है? तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे हम स्नूकर खेलते हैं और एक बॉल को हिट करते हैं और ये बॉल दूसरी बॉल को हिट करती है, फिर ये बॉल दूसरी बॉल को हिट करती है, तो हम एक छोटे से टाइम के लिए, कम से कम 1 सेकंड में, मान लो 1 सेकंड में हम इस बॉल के ऊपर कुछ न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो एक छोटे से टाइम के लिए जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इंपल्स। इंपल्स को हम जे से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला है फोर्स इनटू टाइम। भैया अगर हमें फॉर्मूला मिल गया तो हम डायमेंशन निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे? फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी माइनस 2। टाइम का डायमेंशन क्या होता है? टाइम। तो जे का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस 1, दैट इज द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स। तो चेक करेंगे कि एम एल टी माइनस 1 इज द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स। भैया आपने कहा था यूनिट से कर सकते हैं, देखो यूनिट पता होगी तो यूनिट से कर लो, वरना तो हम सिंपल फॉर्मूले से तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट इज टॉर्क।
तो टॉर्क क्या बताया था भैया आपने, फोर्स इनटू रेडियस बताया था भैया, फोर्स इनटू रेडियस बताया था, तो mlt-2 तो हो गया फोर्स का, और रेडियस हो गया लेंथ, तो हमने लेंथ से लेंथ अच्छा कट नहीं होगा, 1 1 पावर है, तो ये हो जाएगा ml2t-2 भैया, ये वाला तो एनर्जी का भी होता है, ये वाला तो वर्क का भी होता है, तो मैंने कहा बिल्कुल सही। तो आज हमें एक चीज पता चल गई, वर्क, एनर्जी और टॉर्क डायमेंशनली इक्वल होते हैं, डायमेंशनली क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रस्ट। थ्रस्ट इज नथिंग बट प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन परपेंडिकुलर, तो फॉर्मूला तो यही रहेगा भैया, यानी mlt-2 अपॉन l⁻², विच इज ml-1t-2। मुझे प्रैक्टिस है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप भी डायरेक्ट क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। लीनियर मोमेंटम भैया, तो लीनियर मोमेंटम का भैया आपने फॉर्मूला बताया था कि मास इनटू वेलोसिटी होता है, मास का m, v का lt-1, तो भैया ये तो हो गया p इज इक्वल्स टू mlt-1। यस और नो, ये आसान आसान क्वेश्चन है भैया। स्ट्रेस मैंने बताया था प्रेशर अपॉन एरिया होता है, तो भैया सॉरी फोर्स अपॉन एरिया होता है, यानी प्रेशर वाला डायमेंशन होगा किसका, स्ट्रेस का, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया विच इज इक्वल टू स्ट्रेस। अच्छा, स्ट्रेस और प्रेशर अलग होते हैं, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला सेम लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, याद रखना। Force is mlt-2 upon l⁻², that is ml-1t-2. This is the dimension of stress. आंसर चेक करते रहेंगे, कोई भी डाउट है नीचे कमेंट में पूछ लेंगे, ठीक है, यस और नो। नेक्स्ट इज स्ट्रेन भैया, स्ट्रेन आपने बताया था डेल्टा एल अपॉन एल, यानी कि चेंज इन लेंथ, जो भी लेंथ में चेंज हुआ, लेंथ पहले क्या थी अब क्या है, अपॉन एक्चुअल लेंथ क्या थी, तो भैया लेंथ और लेंथ कट जाएंगे, 1 आ जाएगा, यानी m0 l0 t0 सारी क्वांटिटी 0 हो जाएंगी, तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है भैया। लेकिन क्या ये यूनिट लेस क्वांटिटी भी है, मैंने कहा यूनिट लेस भी है, क्योंकि मीटर से मीटर कैंसिल होने के बाद कुछ नहीं होगा। सो दिस इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं एंगल पे, तो भैया एंगल तो डिग्री में नापा जाता है, लेकिन इसका जो हम डायमेंशन बताएंगे फॉर्मूले से बताएंगे, तो थीटा इज इक्वल्स टू आर्क की लेंथ अपॉन रेडियस, भैया दोनों लेंथ में होते हैं, तो लेंथ के लेंथ को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, भैया दिस इज डायमेंशन लेस। लेकिन भैया ये नहीं है कि ये यूनिट लेस भी होगी, जरूरी नहीं है डायमेंशन लेस क्वांटिटी यूनिट लेस भी हो, तो ये यूनिट लेस नहीं है। तो भैया एंगल तो हो गया डायमेंशन लेस बट हैज यूनिट, ठीक है। और स्ट्रेन क्या हो गया भैया, डायमेंशन लेस एंड यूनिटलेस, ठीक है जी। नाउ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, तो डायमेंशन एनालिसिस यही था, ठीक है। अब हम बात करते हैं आज के लेक्चर की, जिसके अंदर हम बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन। भैया एप्लीकेशन का मतलब मैंने कहा डायमेंशन एनालिसिस यूज कहां होता है। सो द फर्स्ट एप्लीकेशन इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब भैया ये बड़ा सा नाम क्या है, तो जरा ध्यान से देखो। Principle of homogeneity states that dimensions of each of the term of a dimensional equation on both sides should be the same. Principle of homogeneity कहता है कि किसी भी एक इक्वेशन की, यानी v is equals to u plus at मान लेते हैं, ये एक इक्वेशन ही है, हाँ या ना। अभी आप पढ़ोगे 9th क्लास में कि v is equals to u plus at एक इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन में दोनों साइड के जो डायमेंशन है वो सेम होने चाहिए, यानी इधर का जब तुम पूरा डायमेंशन एनालिसिस करोगे और इधर का जब तुम पूरा डायमेंशन एनालिसिस करोगे तो दोनों के डायमेंशन सेम आने चाहिए। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या भैया फिर इससे ये भी पता चल जाएगा कि ये जो पार्ट है डायमेंशनली इक्वल है, यानी कि दोनों बातें सही हैं और इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। तो भैया दो पार्ट तो हमें पता चल गए कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम ये बता सकते हैं करेक्ट है या नहीं, कोई इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, हाँ या ना, यस और नो। तो इसी का एक एप्लीकेशन क्या है, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन।
करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। तो भैया करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन अगर है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर कोई इक्वेशन दे रखी है तो मैं उसकी करेक्टनेस बता सकता हूं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। लेकिन भैया करेंगे कैसे? तो करेंगे ऐसे कि जी v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी दे रखा है, तुम्हें दोनों तरफ के डायमेंशन निकाल लो। भैया v का डायमेंशन हमने पढ़ा है एम एल टी माइनस वन होता है, गलत जवाब। एल टी माइनस वन होता है किसका? v का। भैया u भी तो वेलोसिटी होती है, भैया v वेलोसिटी है, u भी वेलोसिटी है, तो lt माइनस वन होगा। मैंने कहा बिल्कुल। a क्या है? एक्सेलरेशन, lt माइनस टू होगा, मल्टीप्लाई बाय t। तो क्या मैं कह सकता हूं भैया ये हो गया lt माइनस वन इज इक्वल टू lt माइनस वन प्लस lt माइनस टू इंटू टी हो जाएगा lt माइनस वन। यस और नो? तो भैया ये हो जाएगा lt माइनस वन इज इक्वल टू टू lt माइनस वन। मैंने कहा भैया टू का कोई डायमेंशन होता है क्या? नहीं होता। तो क्या मैं लिख सकता हूँ lt माइनस वन इज इक्वल टू lt माइनस वन? दैट इज राइट और रॉन्ग? क्या ये डायमेंशनली सही है? डायमेंशनली सही है, डायमेंशनली बिल्कुल सही है। तो ये इक्वेशन तो डायमेंशनली करेक्ट है। किसकी वजह से पता चला? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की वजह से। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन को कर लेते हैं। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s क्या है भैया? l। u क्या है भैया? lt माइनस वन, और t प्लस वन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस हाफ का तो भैया डायमेंशन ही नहीं होता, lt माइनस टू विच इज a, और t की पावर प्लस टू ये लिख रहा। तो क्या मैं कह सकता हूं ये तो पूरा कैंसिल ही हो गया, तो ये बचा l। भैया इसका तो कुछ होता ही नहीं, ये भी कैंसिल हो गया, ये बचा l। तो भैया l इज इक्वल्स टू 2l हो गया, 2 का डायमेंशन कुछ नहीं होता, l इज इक्वल्स टू l हो गया। क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है भैया? अच्छा, इतनी जल्दी क्वेश्चन इसलिए हो पा रहे हैं मेरे क्योंकि मुझे डायमेंशन सबके याद हैं। आप डायमेंशन निकाल भी सकते हैं। भैया a का डायमेंशन हमें तो नहीं पता, मैंने कहा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम से निकाल लो, lt माइनस वन अपॉन t वन दैट इज इक्वल टू lt माइनस टू। तो कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस से ही सारी चीजें आएंगी। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें बहुत प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो कोशिश करेंगे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की। भैया ये इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अच्छा ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता नहीं होंगी तो ये आप 9th में अभी पढ़ोगे, है ना? ये भी पढ़ोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पता है तो वेल एंड गुड है, नहीं पता तो आगे पढ़ोगे। देखो इस चैप्टर का ना एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि इसमें तुम बहुत सारी वो चीजें सोल्व कर रहे हो जो तुमने पढ़ी नहीं है। तो अभी के लिए ना जो चीजें गिवन है उन्हें मानो के क्वेश्चन में गिवन होंगी, ठीक है? जब नहीं हो देनी होंगी तो तुम पढ़ लोगे इन चीजों को, ठीक है? तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as भैया, जहां v वेलोसिटी, u वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, s डिस्टेंस है। भैया ये तो हो गया lt माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू lt माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 2 का तो भैया डायमेंशन ही नहीं होता, ये हो जाएगा lt माइनस टू और ये l हो जाएगा। हाँ या ना बोलो भैया, यस और नो? यहाँ पे मैं कह सकता हूँ भैया L2 t माइनस टू, ये हो सकता है L2 t माइनस टू, ये हो सकता है L2 t माइनस टू। भैया हमें पता चल गया, कॉमन लेके जैसे लिखोगे L2 t माइनस टू, 2L2 t माइनस टू, भैया 2 फिर से हट जाएगा, L2 t माइनस टू आ जाएगा, L2 t माइनस टू आ जाएगा, दैट इज डायमेंशनली करेक्ट। तो भैया डायमेंशनल एनालिसिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके हमें ये बताता है कि गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। यस और नो? सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस रही है बच्चों इसके अंदर, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, भूलना मत। अभी सिर्फ समझो, क्वेश्चन को समझो, मेरे जो मैं कर रहा हूं उसके बाद समझो कि मैंने क्या किया, ठीक है? यस और नो? नेक्स्ट इज डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट। दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट। भैया ये क्या बात हुई? मैंने कहा जरा ध्यान से देखो, कई बार ऐसी इक्वेशंस आ जाती हैं जिनके अंदर, अच्छा मैं ये कह रहा हूं तुम्हें F इज इक्वल्स टू ना m इंटू ए होता है, यहां से तुम फोर्स का डायमेंशन निकाल सकते हो क्या? हाँ भैया निकाल लेंगे, इसका डायमेंशन सॉल्व कर लेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छा, कैसे करोगे? तुमने कहा एल टी माइनस टू कर देंगे, एफ इज इक्वल्स टू एम एल टी माइनस टू आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा यार। क्या हर फोर्स की इक्वेशन का यही आना चाहिए? भैया बिल्कुल यही आना चाहिए, हर फोर्स की इक्वेशन का यही आंसर आएगा। तो अब मैं जरा तुम्हें ना कुछ करके दिखाता हूँ, जरा यहाँ देखो, स्क्रीन ले लेते हैं पहले, और मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ एक चीज। F इज इक्वल्स टू एम एल टी माइनस टू ही आना चाहिए भैया, फोर्स की कोई भी इक्वेशन ले लो। तो जरा देखो, मैं फोर्स की एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, डरना नहीं है, इक्वेशन आसान है, ठीक है? m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है? वेयर m इज मास, r इज रेडियस,
भैया ये इक्वेशन ग्रेविटी की है, जो ग्रेविटेशन, अब ये जी क्या है, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमेशा सेम होती है। भैया कांस्टेंट क्या होता है, मैंने कहा ऐसे वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू हमेशा सेम होती है, हाँ या ना, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा सेम होती है। भैया एफ का डायमेंशन तो mlt-2 मुझे पता चल गया। भैया जी का डायमेंशन क्या होगा, मैंने कहा जी का डायमेंशन तुम्हें पता ही नहीं है, क्योंकि जी का कोई फॉर्मूला ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है। m का डायमेंशन भैया m हो जाएगा, मास दूसरे का भी m हो जाएगा, ये रेडियस लेंथ होता है तो l स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सही। मैंने कहा g का फॉर्मूला नहीं है, क्या ऊपर से बनाया जा सकता है, g इज इक्वल टू f r स्क्वायर अपॉन m1 m2। भैया हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, तो यही तो हो गया g का फॉर्मूला। अब इससे नहीं निकाल सकते क्या डायमेंशन, बिल्कुल निकल सकता है। तो mlt-2 इंटू l2 अपॉन m इंटू m विच इज हो गया m स्क्वायर। तो क्या मैं इसे कह सकता हूं m-1 l3t-2 इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो भैया किसी भी कांस्टेंट का डायमेंशन निकालने के लिए वी कैन यूज व्हाट, डायमेंशनल एनालिसिस। भैया ये तो समझ आ गया। तो क्या मैं 2 का डायमेंशन भी निकाल सकता हूं ऐसे, कैसे भैया, f इज इक्वल टू 2m लिख देते हैं। तो मैं अगर इस 2 का डायमेंशन निकालूं तो क्या ये बात सही रहेगी। तो देखो, जब भी डायमेंशंस आते हैं जिनका फॉर्मूला हम बना रहे हैं उनका डायमेंशन हम निकाल सकते हैं, लेकिन जब भी ये कांस्टेंट वैल्यूज आएंगी तब उनका हम डायमेंशन नहीं निकाल सकते हैं। तो भैया क्या अगर मैं a ले लूं, कोई a वेरिएबल ले लूं, क्या मैं इसका डायमेंशन निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हो। चाहे ये कोई कांस्टेंट ना हो, हमने क्वेश्चन में गिवन दे दिया a इज कांस्टेंट, लेकिन तुम फिर भी इसका डायमेंशन निकाल सकते हो। यस और नो। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं, डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट में क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। भैया अभी तो किया था, f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू mlt-1 सॉरी t-2 इनटू ये r स्क्वायर इधर पहुंच जाएगा तो l2 अपॉन m1 m2 यानी r स्क्वायर, तो ये g हो जाएगा। भाई ध्यान से देख लेना मैं कैसे कर रहा हूँ क्वेश्चन को। दैट इज इक्वल टू m ये यहाँ पर आ जाएगा m स्क्वायर, ठीक है, m-1 l3t-2 इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यस और नो, यस और नो। नाउ गैस कांस्टेंट। भैया ये क्या क्या ला रहे हो आप, देखो ये सारी चीजें पढ़ोगे तुम, ये सारी चीजें पढ़ोगे तुम, ठीक है। जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भाई, उस एग्जाम में इजी चीजें नहीं आने वाली हैं, तो इन सब चीजों की आप पढ़ोगे, इन सब चीजों को, ठीक है। अभी के लिए मैं सिर्फ फॉर्मूला देता हूँ, PV is equals to nRT. This is the famous ideal gas equation. अब इसमें P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, N नंबर ऑफ मोल एंड T इज टेम्परेचर। तो भैया अच्छा प्रेशर होता है, तो भैया प्रेशर को मैं लिख सकता हूँ फोर्स अपॉन एरिया। तो mlt-2 में प्रेशर का क्या निकाल रहा हूँ भैया, डायमेंशन निकाल रहा हूँ, निकालना तो पड़ेगा ही। ml-1t-2, तो भैया प्रेशर का तो निकाल दिया, क्या mlt-2 और यहाँ पे आ जाएगा -1। यस और नो, यस और नो। और मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम का तो L3 होता है भैया, N मोल होता है भैया इसका, तो मोल की पावर 1, R का तो भैया निकालना है, और टेम्परेचर का केल्विन की पावर 1 होता है भैया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इनको डिवाइड में ला दूं तो गैस कांस्टेंट क्या आ जाएगा, गैस कांस्टेंट इज इक्वल्स टू m l-1 प्लस 3 हो गया l की पावर 2 t की पावर -2 अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा k की पावर 1 विच इज k की पावर -1 एंड मोल की पावर 1 यानी मोल की पावर -1। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट। भैया समझ नहीं आया, देखो समझ नहीं आया दोबारा समझो। PV is equals to nRT में किसका डायमेंशन निकालना है, R का। बाकी सबका पता है क्या, हाँ भैया पता है, तो R को इधर रखो, बाकी सबको उधर ले जाओ। भैया ये हो गया NT। भैया P की जगह P का डायमेंशन, V की जगह V का डायमेंशन, N की जगह N का डायमेंशन, T की जगह T का डायमेंशन। तो P का प्रेशर तो निकाल लोगे, वॉल्यूम का भी आपको पता है, N इज द नंबर ऑफ मोल, और मोल तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका मतलब इसका तो सीधा ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा MOL। और टेम्परेचर भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका क्या हो जाएगा, इसका भी सीधा हो जाएगा क्या, केल्विन। तो भैया ये चीजें तो आसान हैं, तो ये वाला तो बहुत ही आसान हो गया ना। गैस कांस्टेंट का क्या निकाला हमने, डायमेंशन एनालिसिस करके क्या निकाल दिया, डायमेंशंस निकाल दिए। नेक्स्ट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। भैया कहां से लेके आ रहे हो, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, 12th क्लास में हम पढ़ते हैं, फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। भैया ये तो बिल्कुल ऐसा फॉर्मूला है, F इज इक्वल्स टू G M1 M2 R स्क्वायर। हाँ, तो जो ये ग्रेविटी में तुम चीजें पढ़ते हो ना, वही हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं आगे 12th क्लास में।
तो वो बहुत सिमिलैरिटी है एक दूसरे के अंदर। बस यहाँ पर क्यू का मतलब क्या हो गया भैया, चार्ज। और चार्ज याद करो, जल्दी से याद करो, पहली दूसरी क्लास के अंदर हमने चार्ज को पढ़ा था, चार्ज को पढ़ा था आई इंटू टी, आई को हमने पढ़ा था एम्पेयर और टी को पढ़ा था हमने केल्विन या टेम्परेचर। तो भैया हमने इसकी यूनिट भी निकाली थी, डायमेंशन भी निकाला था। हाँ या ना बोलो। अभी भैया के का निकालना है, के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो एफ आर स्क्वायर अपॉन क्यू वन इंटू क्यू टू, एम एल टी माइनस टू एल टू अपॉन चार्ज। भैया चार्ज को क्यू स्क्वायर लिख दो क्योंकि ये भी चार्ज है ये भी चार्ज है। अब भैया क्यू तो मैंने पढ़ा था एम्पेयर और टेम्परेचर या टाइम, एम्पियर टाइम में हमने पढ़ा था दोनों की मल्टीप्लाई, और इसका स्क्वायर क्या करोगे, ए स्क्वायर टी स्क्वायर। तो भैया ए स्क्वायर और टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू पर जाएगा, टी माइनस फोर हो जाएगा, एल टू हो जाएगा, अच्छा एल टू भी है तो एल थ्री यही लिख देते हैं डायरेक्ट, और क्या हो जाएगा ए माइनस टू। भैया ये हो गया हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी के का क्या आ गया डायमेंशन, एम एल थ्री टी माइनस फोर ए माइनस टू। यस और नो, यस और नो भाई, समझ आया या नहीं आया? अरे हाँ या ना बोल दो यार, है ना। ml3 t माइनस फोर a माइनस टू इज द डायमेंशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, भाई ये सारे कांस्टेंट डरना मत, ये सब पढ़ोगे तुम, अभी मैं तुम्हें फॉर्मूला दे देता हूं, ठीक है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट भैया एक इक्वेशन होती है E इज इक्वल्स टू h न्यू, जिसके अंदर E होती है एनर्जी, कोई नहीं भैया हमें पता है इसका, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, कराया था मैंने क्लास के अंदर, सेकंड और थर्ड क्लास के अंदर फ्रीक्वेंसी का भी कराया था। h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, तो भैया अब तो हो जाएगा, E अपॉन न्यू कर देंगे, h आ जाएगा, और h का ही तो डायमेंशन निकालना है। एनर्जी का जल्दी से बोलोगे, एनर्जी का जल्दी से बोलोगे क्या होता है, m L2 t माइनस टू, न्यू का क्या होता है t माइनस वन, फ्रीक्वेंसी क्या होती है भैया, वन अपॉन टाइम होती है, टाइम का इनवर्स होता है। तो हाँ या ना बोल दो यार, हाँ या ना बोल दो यार, ml2t माइनस वन इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट क्या हो गया, ml2t माइनस वन, दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। अरे आसान है या नहीं है भाई, डायमेंशनल एनालिसिस तो बहुत आसान है भाई। अरे हाँ या ना, अगर अभी भी कोई डाउट है ना तो नीचे कमेंट में लिखो, एक बार रिवाइंड करके वीडियो देखो, नीचे कमेंट में लिखो, मैं सबके आंसर दूंगा भाई, सबको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये समझ आ गया क्या, डायमेंशंस कैसे निकलती हैं कांस्टेंट्स की, कुछ नहीं करना, उस डायमेंशन को जिसकी निकालनी है डायमेंशन, उस कांस्टेंट को पकड़ो और बाकी सबको एक तरफ भेज दो, उसका एक फॉर्मूला बन जाएगा, आसानी से निकाल दो डायमेंशन, है ना। प्रैक्टिस करी होगी तो बहुत आसान है। हाँ ये मैं मानता हूं कि ये जो थर्ड एप्लीकेशन है ना, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन वाली, थोड़ी सी एडवांस है। अगर आपको ये समझ नहीं आती है मुझे बताना, मैं इसके ऊपर अलग वीडियो बना दूंगा पूरी, ठीक है। ये थोड़ी सी एडवांस है, ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ क्वांटिटीज। अब इसमें करना क्या होता है वो समझते हैं। भैया हमने एक चीज नोट करी, आपने जिस भी ड्राइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन निकाला वो कुछ ऐसे निकाला mlt के फॉर्म में, हाँ या ना बोल दो यार। लेकिन भैया आपने फंडामेंटल के रूप में ही क्यों डायमेंशन निकाला, आपने देखो डायमेंशन निकाल के ये बता दिया कि फोर्स mlt माइनस टू होता है, यानी फोर्स मास पे तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स लेंथ पे तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, और फोर्स टाइम पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये आपने बता दिया। लेकिन भैया मैं ये जानना चाहता हूं कि फोर्स प्रेशर के साथ कैसे रिलेशन में है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, यानी कि इनवर्स। अब ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि भैया फोर्स का रिलेशन मास के साथ, लेंथ और टाइम के साथ मत बताओ यार, ये फंडामेंटल तो मुझे समझ आ गया, मुझे आप समझाओ ड्राइव्ड के ही फॉर्म में कि फोर्स जो एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है वो किसी दूसरी ड्राइव्ड क्वांटिटी के साथ कैसे मैच करेगी, कैसे रिलेशन बनाएगी। तो यही होता है रिलेशनशिप ऑफ क्वांटिटीज, यानी एक ड्राइव्ड क्वांटिटी का दूसरे ड्राइव्ड क्वांटिटी पे कैसा रिलेशन है। पक्का या तो वो ऐसा होगा, मान लेते हैं, एक स्क्रीन लेता हूं दोबारा से समझाने के लिए। लेट्स सपोज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर की पावर 2, यानी प्रेशर अगर दुगना होगा तो फोर्स 4 गुना हो जाएगी, हाँ ना बोलो यार, समझ आया कि नहीं आया। लेट्स सपोज प्रेशर की पावर -2, अरे दो ही केस हो सकते हैं ना भाई, या तो +2 या तो -2 या तो 0 हो जाएगा, यानी फोर्स प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता भाई, प्रेशर कितना भी हो फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो प्रेशर दुगना हो तो ये 1/4 टाइम हो जाएगा। तो कहने का मतलब मुझे तो डायमेंशन mlt की फॉर्म में मत दो यार, मुझे तुम p फिर एक एरिया या वॉल्यूम इस फॉर्म में दो, यानी ड्राइव्ड के फॉर्म में दो, यानी ड्राइव के फॉर्म में दो। तो बहुत आसान है यार इसको करना भी, ठीक है। तो चलो करते हैं रिलेशनशिप ऑफ क्वांटिटी।
इफ एरिया, प्रेशर एंड वॉल्यूम टेकन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी अब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना वो MLT नहीं है, मुझे MLT की फॉर्म में आंसर नहीं चाहिए, मुझे एरिया, प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में आंसर चाहिए। तो यानी कि मुझे तो तुम एरिया, प्रेशर और V के फॉर्म में आंसर दो, इनकी कुछ पावर आएगी और इक्वल टू में फोर्स आएगा, ऐसा कुछ बताओ। यानी जैसे अब तक MLT-2 आता था ना, ऐसे कुछ ऐसा आंसर आना चाहिए, AP V की 2 1, ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए भैया, ऐसा कुछ बता दो हमें। तो इन दोनों के निकालने फोर्स और एनर्जी के। तो मैंने कहा चलो निकालते हैं। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप, एक बिल्कुल बहुत आसान है वैसे, ठीक है, पर स्टेप बाय स्टेप करना है भाई। मैंने कहा जैसे ही तुम्हें फोर्स निकालना हो, तुम ये देखो तुम्हें किस किस की फॉर्म में निकालना है। भैया हमें तो वॉल्यूम, प्रेशर और एरिया की फॉर्म में निकालना है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, सीधा लिखो, फोर्स इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PVA। अब एक बच्चा उठ के पूछेगा भैया आपने ये कैसे लिख दिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपको कैसे पता कि वॉल्यूम के बढ़ने से फोर्स बढ़ेगा ही? मैंने कहा बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, पर मैंने भी एक चीज अभी नहीं बताई ना भाई तुम्हें कि इसकी जो पावर है वो प्लस में है या माइनस में। अरे हाँ या ना बोलो यार, नहीं समझ आया क्या? भैया आपने ये कैसे लिख दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? मैंने कहा अभी मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो लिखा, ये तो बताया ही नहीं कि इनकी पावर प्लस में है या माइनस में। अगर पावर प्लस में होगी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन क्या पता अगर पावर माइनस में आ जाए तो ये तो V नीचे हो गया, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना इसका मतलब। तो आपको जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले डायरेक्ट रिलेशन बता दो, डायरेक्ट रिलेशन बता दो, गलत होगा तो नेगेटिव आ जाएगा और सही होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो पहला स्टेप है ये कर लो, हाँ या ना बोलो यार। पहला स्टेप कर लिया। सेकंड स्टेप, हमें नहीं पता ना इनकी वैल्यू क्या आएगी, तो इनको मान लो सपोज कर लेते हैं, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा और एक होगा गामा। भैया ये क्या है? तो ये कुछ नहीं है, कांस्टेंट वेरिएबल है, ठीक है, आप एक्स वाई जेड भी ले सकते हो। ये अल्फा बीटा गामा जो है इनकी डिफॉल्ट टर्म्स है, इसलिए मैंने नहीं बता दी, और ना आप एक्स वाई जेड भी ले सकते हो। अब एक्स की वैल्यू अगर +2 आई तो प्रेशर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, -2 आई तो इनवर्स रिलेशन है। आसान है ना? अब करते हैं क्या, अब सबका डायमेंशन लिखो। फोर्स का डायमेंशन MLT-2 होता है भैया, प्रेशर का डायमेंशन ML-1T-2 होता है भैया, हाँ या ना? अरे हाँ या ना बता दो यार, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, हम तो बिल्कुल सही है। और इस पूरे की पावर भैया बोल मत जाना अल्फा है, मैंने कहा ठीक है भैया। वॉल्यूम होता है L³ और इस पूरे की पावर भैया बीटा है, और एरिया होता है भैया L² और इस पूरे की पावर भैया गामा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अब कुछ नहीं करना, अब कुछ नहीं करना। नंबर 4th स्टेप में सब की एम, ये जो राइट हैंड साइड लिखे है ना, इन सब की पावर इक्वेट कर दो। इधर लेफ्ट हैंड साइड में m की पावर क्या है 1, राइट हैंड साइड में पावर क्या है देखो, m की पावर यहाँ 1 है पर बाहर अल्फा है, और ये वाला फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, a की पावर m की पावर n को हम लिखते हैं a की पावर mn। अब ये नहीं पता तो भाई गड़बड़ हो जाएगी। 2 की पावर 4 पूरे की पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8, हाँ या ना बोलो यार। तो ये 2 m की पावर 1 और इस पूरे की पावर अल्फा को क्या लिख सकते हैं m की पावर अल्फा। इतना समझ आ गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया भाई, यही है बस, m की पावर अल्फा। अब तुम्हें वो तो पता ही है पावर एंड एक्सपोनेंट के, भाई अगर दोनों का बेस सेम है और इक्वेशन में पावर इक्वल है तो भाई अल्फा की वैल्यू आ गई डायरेक्ट 1, हाँ या ना बोलो यार। अल्फा की पावर क्या आ गई 1 आ गई, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 1, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई भैया 1 आ गई, शाबाश। ऐसे ही एल कर दो जरा, एल की वैल्यू क्या है 1 है भैया, बीट यहाँ पर एल की वैल्यू क्या है भैया माइनस अल्फा है, प्लस प्लस भाई मल्टीप्लाई में पावर है, एल की वैल्यू और एल की वैल्यू तो प्लस हो जाएंगी भैया 3 बीटा, प्लस क्योंकि पावर, अरे भाई सेम बेस मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है 2 गामा भैया। एल की पावर 1 है, अल्फा की वैल्यू 1 है तो -1 प्लस 3 बीटा प्लस 2 गामा, हाँ या ना बोल दो भैया, समझ आया या नहीं आया? मैंने कहा हाँ बिल्कुल समझ आ गया, ठीक है। तो अभी तक के लिए अगर मैं नई स्क्रीन के ऊपर इसे लेके जाऊं और देखूं कि क्या हमने किया, तो भैया अभी तक के लिए हमें कुछ पता चल गया कि फोर्स जो है ना, अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखो, अल्फा वी बीटा एरिया गामा, ठीक है जी। फिर मैंने भैया ये लिखा है F इज इक्वल्स टू, अच्छा फिर मैंने डायमेंशंस लिखे MLT-2 इज इक्वल्स टू ML-1T-2 एंड देन पावर अल्फा, L3 पावर बीटा एंड L2 पावर गामा। फिर उसके बाद भैया मैंने M1 पे लिख दिया m की पावर अल्फा, जहाँ से मुझे भैया अल्फा की वैल्यू 1 पता चल गई।
हाँ या ना। उसके बाद मैंने लिखा एल की पावर 1 इज इक्वल टू एल की पावर 1 सॉरी एल की पावर 1 इज इक्वल टू एल की पावर माइनस अल्फा डॉट एल की पावर 3 बीटा डॉट एल की पावर 2 गामा, जिससे मुझे पता चला भैया कि 1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस दोनों सब प्लस हो जाएंगे 3 बीटा प्लस 2 गामा। भैया इस सबसे मेरे को अल्फा की वैल्यू 1 पता थी तो मैंने -1 रख दिया प्लस 3 बीटा प्लस 2 गामा। भैया ये एक इक्वेशन मुझे पता चल गई, हाँ या ना बोल दो यार, ये और नो। अच्छा ये भैया -1 इधर जाके +1 हो जाएगा तो मैं इसे लिख दूं 3 बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 2। इज दैट राइट और रॉन्ग? भाई आसान आसान क्वेश्चन से बता रहा हूं मैं, ठीक है, हाँ या ना। अब दूसरा बनाते हैं भैया, टाइम की वैल्यू इधर -2 है, इधर टाइम की -2 अल्फा हो जाएगी। भाई डायरेक्ट करके देखो जरा, ये -2 अल्फा हो गई और भैया इधर कुछ है ही नहीं। और भैया अल्फा की वैल्यू मुझे पता है क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है भैया, अल्फा की वैल्यू क्या है 1 है, तो अल्फा की वैल्यू 1 है तो -2 इंटू -2 ये तो सही हो गया। यहाँ पर हमने कोई गलत क्वेश्चन नहीं, मैंने खुद बनाया, मुझे लगता है इसके अंदर हमने एक इम्पोर्टेंट चीज मिस कर दी कि हमको यहाँ पर टाइम का एक और देना था, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन में ना एक दिक्कत है, हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं भाई। प्रेशर एरिया सही है, ठीक है, इसको वॉल्यूम ना करके हम इसको लिख देते हैं मोमेंटम। क्या लिखते हैं, मोमेंटम। अब मोमेंटम करोगे तो थोड़ा सा ना एक चीज और दिखा दूंगा मैं तुम्हें, तो मोमेंटम कर लेते हैं इसको, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसको मोमेंटम कर लो। अब भैया सारा क्वेश्चन दोबारा करना पड़ेगा, मैंने कहा करना तो पड़ेगा, तो इसको मोमेंटम कर लेते हैं, हाँ ना बोलो, मोमेंटम कर लेते हैं। चलो तो भैया फोर्स को ना किसके टर्म्स में करना है, प्रेशर अल्फा होगी पावर, एरिया बीटा होगी पावर, और मोमेंटम को मैं अभी, अच्छा मोमेंटम छोड़ो एक काम करते हैं, मास कर लेते हैं, इससे एक चीज और तुम्हें पता चलेगी। हाँ बिल्कुल, मास कर लेते हैं, ठीक है, मास कर लेते हैं। चलो मास क्या करते हैं, मास, चलो कर लेते हैं मास। लेकिन यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा, ये हमारा इधर हो जाएगा, ठीक है, m एंड m यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, और l ये दोनों से आ जाएगा, ठीक है। और टाइम का तो कंसीडरेशन हमने किया ही नहीं, टाइम की डायरेक्ट वैल्यू, चलो करके देख लेते हैं, ठीक भैया। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले डायमेंशंस लिखेंगे, mlt -2, प्रेशर के लिए ml -1t -2। अरे ये तो सब अब आदत डाल लो भाई ये करने की, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा, L2 का बीटा, एंड m क्या हो जाएगा, मास की गामा, हाँ या ना। चलो m इज इक्वल्स टू 1 अल्फा प्लस गामा, हाँ या ना, यानी भैया अल्फा प्लस गामा की वैल्यू तो 1 हो गई, ये तो हमें पता चल गया। ऐसे ही l की वैल्यू 1 विच इज माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा, हाँ या ना, माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा, बहुत बढ़िया। तो भैया माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा क्या पता चल गया मुझे, 1 पता चल गया, ये भी पता चल गया, ठीक है जी। एक काम और, हाँ तो 2 टी की पावर -2 को क्या कहते हैं, टी की पावर -2 अल्फा, अच्छा 2 अल्फा यानी -2 अल्फा इज इक्वल टू -2, और यहां से मुझे पता चल गया भैया अल्फा की पावर 1, अल्फा की वैल्यू 1। अगर अल्फा की वैल्यू 1 पता चल गई, अगर अल्फा की वैल्यू 1 पता चल गई तो जरा देखो इन दोनों वैल्यू में अल्फा की वैल्यू डालते हैं तो गामा की वैल्यू तो आ जाएगी 0, कैलकुलेट कर लो यार। और बीटा की वैल्यू क्या आएगी, -1 प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 1, और 2 बीटा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1। तो भैया अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है, बस अच्छा इतना करना था, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 1, बीटा की वैल्यू आ गई 1, गामा की वैल्यू आ गई 0। अब कुछ नहीं करना, जो वैल्यू मानी थी उनमें वैल्यू पुट कर दो। f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर अल्फा विच इज 1, a की पावर बीटा विच इज 1 एंड m की पावर गामा विच इज 0। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए भैया, जब हमने mlt की फॉर्म में किया था तब m की वैल्यू 1 आई थी, m की पावर, भैया यहाँ 0 कैसे आ रही है। मैंने कहा जरा ध्यान से सुनो, अभी के लिए इस 0 को हटा देते हैं क्योंकि ये तो 1 हो गया, तो ये हो गया f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और एरिया की पावर 1 1। अरे भाई महान लोगों, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर इनटू एरिया नहीं हुआ, तो मास की जरूरत ही क्या है, ये प्रेशर एरिया की फॉर्म में निकालना था आंसर। समझ आया कि नहीं आया, अरे हाँ या ना बोल दो, क्वेश्चन समझ आ गया। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो यहाँ पे देखो, सेम करते हैं, ठीक है, प्रेशर एरिया और टाइम के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा टाइम नहीं था, क्या था, टाइम के फॉर्म में था, क्या था, टाइम की फॉर्म में था शायद, मोमेंटम के था, मोमेंटम के था, टाइम में था, क्या किया था हमने, हमने किसके फॉर्म में लिया था भाई,
मोमेंटम के फॉर्म में लिया था, लेकिन फिर हमने वो चेंज कर दिया था, ठीक है। तो हम उसे टाइम के फॉर्म में लेके आ रहे थे, तो हम उसे टाइम के फॉर्म में ही ले लेते हैं, ठीक है, टाइम के फॉर्म में। चलिए, नहीं मास था, है ना, मास था, ठीक है, मास। चलो, तो भैया मास के फॉर्म में फिर से एक काम करते हैं, सीधा वो लिखते हैं जो आपने बताया, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर अल्फा, a की पावर बीटा एंड मास की पावर गामा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर भैया ये लिखते हैं कि E की जो डायमेंशन है वो ml2 t-2 है। फिर क्या करते हैं भैया, प्रेशर का लिख लेते हैं ml-1 t-2 है, उस पूरे की पावर अल्फा कर देते हैं। फिर भैया एरिया L2 है, उसकी पावर पूरी बीटा कर देते हैं और मास की पावर पूरी गामा कर देते हैं। इतना ही है बस, इतना और कुछ नहीं है। मैंने कहा भैया अच्छा m की पावर 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ से m की पावर अल्फा इंटू m की पावर गामा, तो भैया अल्फा इंटू गामा तो क्या हो गया, अल्फा प्लस गामा क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये तो हमें एक इक्वेशन मिल गई। उसके बाद मैंने कहा आप क्या करेंगे, लेंथ को इक्वेट करेंगे। लेंथ की पावर 2 है माइनस अल्फा, अच्छा अब डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, खुद कर लेना आप दोबारा से कैलकुलेशंस जो भी मैंने आपको बताई थी। एक इक्वेशन ये बन गई भैया। अब एक और इक्वेशन बनाओ, t की पावर -2 है, यहाँ पे t की पावर -2 अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू भैया सीधा सीधा 1 आ गई, यहाँ से गामा की वैल्यू 0 आ गई, और यहाँ से बीटा की वैल्यू 2 - 1 1, बीटा इज इक्वल टू 1/2 आ गया। बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। कैलकुलेट कर लो भाई, बीटा 1/2 है, यानी 2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा -1, इधर आ गया +1, 3 इज इक्वल टू +2b, तो बीटा इज इक्वल टू 3/2 आ गया, ठीक है, 3/2 आ गया। हाँ या ना बोलो यार, 3/2 आ गया, यस और नो, तो बीटा 3/2 आ गया। अब नई स्क्रीन पे चलो और देखो जरा क्या आंसर आया भैया। मास सॉरी अल्फा आया था 1, बीटा आया था 1, गामा आया था 3/2। आया ना बोल दो यार, यही था ना, यही आया था, तो ठीक है। अब कर लेते हैं, क्या माना था, p की पावर अल्फा मानी थी, a की पावर बीटा मानी थी, m की पावर गामा मानी थी भैया। चलो, तो मैंने कहा अल्फा यानी p की पावर 1, बीटा यानी a की पावर 1, अब m की पावर 3/2 लिख दिया। अच्छा ये और डिकोड करा दूं कि पावर जब 3/2 होती है तो मतलब क्या होता है भैया, पावर का मतलब 3/2 ये नहीं हो गया 1, ये m की पावर 3 की पावर 1/2। हाँ या ना यार, ये तो 3/2 ही होगा, यस और नो। तो भैया 1/2 पावर तो रूट होती है, अंडर रूट होता है भैया। अगर लिखा है ना इसकी पावर 1/2, इसका मतलब x का रूट लिखा है, तो भैया ये लिखा है m³ का रूट। हाँ या ना बोल दो यार। तो फोर्स सॉरी एनर्जी इज इक्वल्स टू प्रेशर एरिया इनटू अंडर रूट m³। हाँ या ना यार, यस और नो, समझ आया कि नहीं आया? तो रिलेशनशिप बना दी भाई। क्या मैं ये कह सकता हूं हमने नया फॉर्मूला बना दिया। अगर प्रेशर दे रखा है, एरिया दे रखा है और मास दे रखा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, कुछ जरूरत नहीं है कोई फॉर्मूला लगाने का, डायरेक्ट फॉर्मूला, प्रेशर इंटू एरिया इंटू मास के क्यूब का अंडर रूट। हाँ या ना बोल दो यार, आसान है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज। चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं, एंड दैट्स द लास्ट सेक्शन। आई होप कि हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, 2 मिनट है आपके पास, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। पोज करके सॉल्व कर लो। आई होप आपने क्वेश्चन अब सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं इसका सोल्यूशन बताता हूं, ठीक है भैया। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है इधर का डायमेंशन सेम होना चाहिए। अच्छा आपको ये नहीं पता कि हमने पीछे सब में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा दिया है ना, इन दोनों को हम सेम कर रहे हैं ना, इक्वेट कर रहे हैं ना, तो हमने क्या करा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाया पीछे भी। चलो ये भैया ई तो हम बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं, ई तो हो गया ml2t-2, मास क्या हो जाता है m। अच्छा mc², ये तो इक्वेशन बहुत फेमस है, E = mc², ये तो पता है ना। E एनर्जी, m मास, c इज लाइट की स्पीड, आइंस्टीन की इक्वेशन थी, बहुत फेमस इक्वेशन थी। लाइट की स्पीड, यहाँ पर तुम फंस जाओगे, विच इज LT-1, बस कुछ नहीं है। स्पीड तो भाई लाइट की हो, मेरी हो, कार की होगी तो स्पीड ही, दैट इज LT-1। तो m मास तो m हो गया, और ये LT-1 का होल स्क्वायर हो गया भैया। ml2t-2 यानी आइंस्टीन जी ने बिल्कुल सही इक्वेशन दी थी, और उनकी इक्वेशन पे तो हम शक भी नहीं कर सकते। तो इक्वेशन क्या है, एकदम करेक्ट है भाई, इक्वेशन एकदम करेक्ट है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ वेलोसिटी, फोर्स एंड एनर्जी आर टेकन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन द फॉर्मूला ऑफ मास। भैया फॉर्मूला ऑफ मास तो फंडामेंटल होता है ना। मैंने कहा मास फंडामेंटल तभी तो होता है जब तुम फंडामेंटल देखते हो, m = m की पावर 1। लेकिन भाई मुझे तो m की फॉर्म में चाहिए ही नहीं, मुझे तो फोर्स, एनर्जी और वेलोसिटी की फॉर्म में चाहिए। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन यार। इस क्वेश्चन को करते हैं और अच्छे से हम अपना जो क्लास है उसको खत्म करेंगे। भैया कुछ नहीं करना, जैसा आपने बताया वैसा करेंगे। जिसका निकालना है और जिसकी फॉर्म में निकालना है उसको अल्फा, बीटा और गामा की फॉर्म में रख देंगे।
फिर हम क्या करेंगे, m की वैल्यू डायमेंशन रखेंगे विच इज m1, और यहाँ पर वेलोसिटी का रखेंगे विच इज lt माइनस 1 की पावर अल्फा, फोर्स इज mlt माइनस 2 की पावर बीटा, एंड एनर्जी इज ml2t माइनस 2 की पावर गामा। भैया डर लग रहा है यार, इधर m1 है इधर सब कुछ है, करो ना आराम से करो, जो मैंने बताया वो करो। भैया इधर L0 लिख दो, T0 लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भैया L0 इज इक्वल टू ये नहीं हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा, हाँ या ना यार, अल्फा बीटा 2 गामा, तो भैया इसकी वैल्यू तो क्या हो गई 0, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा की वैल्यू 0 हो गई। बहुत बढ़िया भैया, t इज इक्वल टू 0 से क्या मैं कहता हूं माइनस अल्फा माइनस 2 बीटा और माइनस 2 गामा की वैल्यू क्या हो गई भैया 0 हो गई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। अब m की वैल्यू मैंने कहा भैया m इज इक्वल टू क्या हो गया बीटा प्लस गामा और विच इज 1, तो भैया बीटा प्लस गामा क्या हो गया 1 हो गया। अब दिक्कत ये है कि 3 इक्वेशन हैं, 3 वेरिएबल हैं, और ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि आप अभी 9th में आए हो और आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होंगे। तो मैं आपको ना सिखा रहा हूं, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है भाई। मैंने कहा था ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड है, अगर आपको सीखना है तो आप इंडिविजुअल वीडियो की मांग नीचे कमेंट में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए ये समझो कि जब आप 9th क्लास के 2-3 चैप्टर पढ़ दोगे ना भाई, तो ये कुछ नहीं है आपके लिए। अभी क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि सिलेबस में है। चलिए, तो सिलेबस के अंदर है, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई काइनेमेटिक्स से पहले यानी मोशन से पहले ये पढ़ना जरूरी भी है, ठीक है। तो चलो 1, 2 और 3 इक्वेशंस को याद रखना भाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा। अच्छा नेक्स्ट पे, अब नेक्स्ट के लिए मैं करता हूं अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1 है। अच्छा, तो ना मैं कहीं देखूं, कहीं अगर डायरेक्ट क्वेश्चन हो सके तो वहीं पे कुछ करके देखते हैं, आफ्टर दैट हम कुछ करेंगे। यहाँ से देखो जरा, यहाँ से कुछ सॉल्विंग करना शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है भैया माइनस 2 बीटा माइनस 2 गामा इज इक्वल टू अल्फा। भैया ऐसा तो नहीं लिखा, मैंने यहाँ माइनस वाला अल्फा इधर लेके आया। ठीक है, हाँ ना बोलो यार, समझ आया कि नहीं आया? भैया मैंने यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया, इस वाली इक्वेशन को ध्यान से देखना यार। मैंने यहाँ माइनस 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा। हाँ या ना बोल दो यार। बीटा प्लस गामा की वैल्यू भैया 1 है, तो अल्फा की वैल्यू देखो कितनी आसानी से माइनस 2 आ गई। भैया समझ नहीं आ रहा, चलो मैं नई स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वहां पर आपको समझाता हूँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं कहता हूँ बीटा प्लस गामा 1 है, और माइनस अल्फा माइनस 2 बीटा और माइनस 2 गामा की वैल्यू क्या है 0। माइनस अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 2 गामा की वैल्यू क्या है 0, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है 1। ये 2 इक्वेशन का यूज कर रहा हूं, तीसरी मैंने देखी भी नहीं है, ठीक है भैया। मैंने कहा माइनस अल्फा माइनस 2 बीटा और माइनस 2 गामा वैल्यू 0 दे रखी है, तो भैया एक काम करते हैं, ये वाली वैल्यू ना इधर ले जाते हैं थोड़ी देर के लिए। मान लो इधर ले गए हम, तो ये माइनस 2 बीटा हो गया, ये माइनस 2 गामा हो गया, इज इक्वल टू प्लस अल्फा। बहुत शाबाश, बहुत बढ़िया भैया। माइनस 2 अगर कॉमन निकाल ले तो बीटा प्लस गामा बच जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये भी सही है। बीटा प्लस गामा की वैल्यू भैया 1 दे रखी है, तो यहाँ डाल देंगे, तो माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू अल्फा विच इज इक्वल टू माइनस 2, यानी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई भैया माइनस 2 आ गई। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई भैया माइनस 2 आ गई। तो इस इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू क्या आ गई भाई? अल्फा की वैल्यू क्या आ गई सर? अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया, और बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1 आ गया। बहुत बढ़िया, अल्फा की वैल्यू तुम्हें पता है, हाँ या ना बोल दो यार। और बीटा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी भैया? आ जाओ दोबारा से देखते हैं, आ जाओ दोबारा से देखते हैं। अगर मैं तुमसे कहूँ कि दोबारा से वो इक्वेशन लेके आते हैं, यहाँ पे जो इक्वेशन थी अपनी, माइनस अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 2 गामा दैट इज इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। और एक इक्वेशन और हमने लिख रखी थी, कौन सी थी वो? जल्दी से बोलो, वो इक्वेशन दोबारा देखनी पड़ेगी, कैसे करें। उसमें शायद लिखा था अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। देख लेते हैं यार एक बार, दोबारा से चेक करना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा, ठीक है। दोबारा लेते हैं, स्क्रीन गायब हो जाता है ना, स्क्रीन जो है वो गायब हो जाती है। अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 0, अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 2 गामा इज इक्वल टू 0, और अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1। ये सारी वैल्यू हमारे पास हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो भैया इससे ना एक चीज पता चली हमें, माइनस 2 बीटा माइनस 2 गामा इज इक्वल टू अल्फा, एंड ये भी हमें पता चल गया कि भैया बीटा प्लस गामा
इज इक्वल टू 1, जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है जी। अब यहां से हमें ये पता चला कि बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू -2, इधर आके क्या हो जाएगा +2, तो ये 2 हो जाएगा। तो बीटा प्लस 2 गामा क्या हो गया 2, और बीटा प्लस गामा क्या हो गया 1। तो भैया बीटा की वैल्यू यहाँ से ये आ गई 1 माइनस गामा। अब यहाँ पे रख दो वैल्यू 1 माइनस गामा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस वो गामा इज इक्वल टू 2, एंड गामा की वैल्यू हो गई भैया बहुत मुश्किल से निकली -1 आ गई, पर -1 ये इधर जाएगा प्लस -1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, दैट इज -1। भैया गामा की वैल्यू -1 आ गई, तो इस वैल्यू में रख के मुझे पता चल गया कि बीटा की वैल्यू 2 आ गई। एट द एंड अल्फा इज -2, बीटा इज 2, गामा इज -1। ठीक है जी, -2 2 और -1, अल्फा इज -2, बीटा इज 2 एंड गामा इज 1 माइनस का। ठीक है, अब भैया जो जो माना था उसमें रख दो, तो मास इज इक्वल टू वेलोसिटी की पावर -2, फोर्स की पावर 2 एंड एनर्जी की पावर -1। अब जब इसको तुम सॉल्व करोगे ना बेटा, तो आंसर तुम्हारा मास ही आएगा। कैसे आएगा भैया, तो इसे दोबारा से करके दिखा देता हूँ मैं तुम्हें एक अलग स्क्रीन पे कि भैया मास को तुमने कह तो दिया वेलोसिटी की पावर -2, फोर्स की पावर 2, एनर्जी की पावर -1। जरा इससे करके मास को लाके दिखाओ। तो वेलोसिटी की पावर -2, अच्छा फोर्स को मैं लिख सकता हूँ F2 E-1 अपॉन V2, इसको मैं लिख सकता हूँ फोर्स की पावर 2 अपॉन एनर्जी इंटू V2। हाँ है ना, बोल दो यार भैया। F2 हो जाएगा mLT-2 सब पे स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, और ये हो जाएगा mL2T-2 दैट इंटू LT-1 ऐसे। ठीक है, मैंने सिर्फ इनका डायमेंशन लिखा। M2 से M1 कैंसिल तो M बचा, L2 से L2 कैंसिल, T-2 से कैंसिल सब कुछ, तो सब कैंसिल होने के बाद भैया क्या बच गया, M बच गया खाली। क्या बच गया भैया, खाली M बच गया। हाँ या ना बोल दो यार, हाँ या ना बोल दो यार। समझ आ गया क्या, दोबारा से समझाऊं। M इज इक्वल्स टू वेलोसिटी F2 आया था, वेलोसिटी को नीचे लिख सकता हूँ, E को भी नीचे लिख सकता हूँ क्योंकि पावर माइनस में है। भैया M इज इक्वल्स टू फोर्स का होता है M2 L2 T-2। भैया ये तो नहीं होता, अरे ये नहीं होता, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो सबको डबल कर दिया मैंने। V2 होता है L2 T-2 क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, और ये हो जाएगा ML2 T-2। M से M कैंसिल हुआ तो खाली एक M बचेगा, और L2 से ये L2 L4 हो गए, तो L4 से जाएगा तो ये भी निकल जाएगा, और T2 से ये भी चला जाएगा। तो भैया आंसर क्या है, मुझे तो बस इतना बताओ। मैंने कहा आंसर क्या है तुम्हारा, M आ गया। आंसर क्या है M, और यही तो लाना था मास। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटीज। हाँ मुझे लगा और मुझे पता है कि थोड़ा सा हार्ड आपके लिए होगा। देखो अगर हार्ड लग रहा है नीचे कमेंट डालो, मैं बहुत अच्छे से दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ इसी की बात होगी। ठीक है, आज के लिए हमारी इस वीडियो के अंदर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पूरा हो चुका है, एंड द नेक्स्ट क्लास इज अबाउट द प्रैक्टिस क्लास। अब तक जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जितने आप ग्रिल हुए हो, ये सारे कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद हम शुरू करेंगे एरर एनालिसिस। दैट इज द लास्ट कॉन्सेप्ट और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो 3-4 लेक्चर हो चुके हैं, 5वें लेक्चर की प्रैक्टिस क्लास नेक्स्ट क्लास में होगी। हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आपका होमवर्क आज जो है ना वो बहुत कम है। चारों क्लासेस बहुत अच्छे से पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है। जो भी मैंने नीचे शीट दी है वो पूरी करनी है। जितने भी क्वेश्चन अब तक डिस्कस किए हैं वो पूरे करने हैं। मेरा विश्वास मानो अगली क्लास का एक क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने वाला हूं नेक्स्ट क्लास में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो 4 क्लासेस हमने करी हैं ये आप रिवाइज कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, चारों क्लासेस रिवाइज करो अच्छे से। कोई भी डाउट आता है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो, सबका अलग अलग डाउट मैं आंसर करूंगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।